नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, बहुत अरसे से हम इस मामले के अंदर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ होने जा रहा है या जो कुछ हो रहा है ये कल किस तरफ लेके जाएगा। इसमें सबसे अहम तरीन जगह जो है वो इराक़ है और शाम। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ से गुज़श्ता 2003 से मामलात जो हैं बिगड़ते चले आ रहे हैं। 2003 से इराक़ में जब अमेरिका आया था तो इराक़ में एक ख़ास किस्म की कैफियत पैदा हुई थी और तबाह व बर्बादी का एक ऐसा मंजरनामा था जो आज तक चलता चला आ रहा है। और दूसरा शाम है जो 2011 में जैसे अरब स्प्रिंग जो शुरू हुई थी उसके बाद वहाँ पर हालात ख़राब होने शुरू हुए और आज इस वक्त शाम जो है वो सबसे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। 60 लाख के करीब शामी जो हैं वो बाहर चले गए हैं, यानी मुहाजिर हो गए हुए हैं, जिनमें से 30-35 लाख के करीब तो सिर्फ तुर्की के अंदर मौजूद हैं। 10 लाख बच्चे जो यतीम हो चुके हैं और 6 से 7 लाख लोग जो हैं वो इस जंग में मारे जा चुके हैं। इस दौरान एक तीसरा और मुल्क भी है ईरान, जिसमें अब दोबारा हंगामे शुरू हुए हैं। अमूमन हम ईरान के बारे में गुफ्तगू करते हुए उनका ये किरदार तो देखते हैं कि वो किरदार जो है वो शाम में और इराक़ में रहा है और ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान में भी रहा है। इस पर हम बहुत तफसील से कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन आज मैं ज़रा सा ईरान के हवाले से ज़रा सा उसकी तारीख़ी बैकग्राउंड तक आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके कि ईरान में अब जो सूरत हाल बनती चली जा रही है और ये बन रही है इसका आइंदा क्या असर होगा इसका पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़ारस के इलाके के अंदर मज़हमतुल कुबरा के ज़माने में, यानी आखिरी जब बड़ी जंग होगी उस जंग के ज़माने में आपने क्या पेशगोई की हुई है। पहली बात तो ये है कि जो ईरान मौजूदा आप देखते हैं आज के दौर में, ये ईरान असल में बैकयार्ड था असल ईरान का, जो बड़ी सल्तनत होती थी, जिसको कहा जाता था कि दुनिया में दो ही बड़ी सल्तनतें होती थी, एक रोम और दूसरी फ़ारस यानी ईरान की सल्तनत। फ़ारस का बेसिकली इलाका है तो पर्सिपोलिस जो है वो पुराना वो नीचे का इलाका है जो इस्फहान के आगे जाके नीचे उनका इलाका जहाँ शिराज और ये दूसरे इलाके हैं। लेकिन वो आज एक सूबे के तौर पर भी वहाँ उसको रखा हुआ है उन्होंने, और वहाँ उसके खंडरात भी हैं साइरस आज़म के, वहाँ उसकी सल्तनत हुआ करती थी जिसको अलेक्जेंडर यानी सिकंदर यूनानी ने आके तबाह किया था और उसको मुकम्मल तौर पे ताख्त ताराज कर दिया था, लाइब्रेरी तक जला दी थी, उनके तमाम माबद खाने जो उनमें आतिश का जिसमें आग जलती थी वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सल्तनत जब बनी तो दजला और फ़ुरात का किनारा जो इराक़ का है इसके अंदर वो कादसिया का इलाका जो था, यज़गर्द का जो इलाका महल्लात थे वो उस जगह पर थे और वो ज़्यादा बेहतर उनको नज़र आते थे। इसी तरह ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के जो इलाके थे ये इलाके भी, ख़ुसूसन आज़रबाईजान का इलाका भी जो था ये इलाका भी था, ये ईरानी सल्तनत के अंदर शामिल था। ये वही साइरस आज़म के ज़माने की सल्तनत चली आ रही है कि जो एक ज़माने में जब रोमन्स ने फ़तह किया था और उनको वक्त उस इलाके को, तो उस ज़माने में फिर इन्होंने दोबारा जाके रोमन ने बाद फ़तह किया था, पहले इन्होंने जाके फ़तह कर लिया और फिर अल्लाह ताला ने जो सूरह रोम में बशारत दी थी गलबत रोम, वो इन्होंने उसको ईरान को दोबारा फ़तह कर लिया था और रोमन की वहाँ पर बादशाहत कायम हो गई थी। ईरान का बड़ा ताल्लुक़ रहा है इस सारे ख़ित्ते के अंदर। ये मिस्र तक हुक्मरानी करते रहे हैं, ये फ़लस्तीन तक हुक्मरानी करते रहे हैं, ये शाम के इलाकों में भी हुक्मरान रहे हैं, ये सऊदी अरब का ये इलाका जिसमें यमन है, जिसमें ओमान है, जिसमें कुवैत है, जिसमें बहरीन है, इसमें भी करते रहे। लेकिन इस्लाम के आने के बाद ये एक हिस्सा बन गए थे मुस्लिम उम्मा का और बड़ी शानदार रिवायात जो हैं इन्होंने वहाँ से कायम की। और आप हैरान होंगे कि हमारी जितनी भी रिवायत है, हमारी कल्चरल रिवायत, वो ईरानी और जिसे कहते हैं अफ़गानी और सेंट्रल एशियन रिवायत है। ये असल में एक मिक्स रिवायत थी जो मुस्लिम उम्मा की रिवायत इकट्ठी हुई थी, जिसमें समरकंद था, जिसमें बुखारा था, जिसमें बल्ख था, जिसमें हेरात था। ये बाकी लोग जो थे, जो इस्फहान जो है या तेहरान जो है ये रे का कस्बा होता था, इस्फहान भी उसके दौर था, लेकिन इस्फहान बहुत बाद में आया। ईरानी जो हैं अपने आप को बहुत बला के जैसे कहते हैं गुफ्तगू करने वाले और शायरी करने वाले और बड़े कल्चर्ड लोगों में से तस्वर करते हैं और उनके यहाँ बहुत बड़ा गुरूर शामिल है। मुस्लिम उम्मा का कमाल ये है कि जिन
जगहों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा सहाबा जो हैं वो दीन लेके पहुँचे थे, वहाँ उनकी ज़ुबान तक बदल गई थी और इसलिए उन्होंने अरबी ज़ुबान अख्तियार कर ली थी। मतलब इराक़ में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, शाम में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मिस्र में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, सऊदी अरब के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ सिर्फ अरबी बोली जाती थी, सूडान में, ट्यूनिस में, हबश में, इन इलाकों में अरबी नहीं बोली। लेकिन आजकल ये दे पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने अपने आप को उस रंग में रंग लिया था। ईरानियों के यहाँ भी ये चीज़ शुरू हो चुकी हुई थी, लेकिन ईरानियों के यहाँ हुआ ये कि सफ़ी हुक्मरान के आने के बाद दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्ती से तब्दील। एक तो सफ़ी जो थे वो मरकज़ियत से दूर होने के लिए उन्होंने तशय्यो जो है उसको मज़हब को इख्तियार किया और वो खिलाफत उस्मानिया से अलहदा हो गए। अगरचे ये खिलाफत उस्मानिया के कज़न थे, लेकिन कहा कि हम तो उसके कज़न होने की वजह से हम उसको तस्लीम कैसे करें, तो ये अलहदा हो गए। दूसरा इन्होंने ये किया कि वहाँ पर तशय्यो इख्तियार करने के बाद इन्होंने जो ईरान का सूफ़ी कल्चर था, जिस कल्चर से रूमी पैदा हुए, जिसका रूमी तो खैर अफ़गानिस्तान के इलाके से थे, लेकिन उस वक्त अफ़गानिस्तान भी ईरान का हिस्सा था, जिसमें हाफ़िज़ पैदा हुए, जिसमें सादी पैदा हुए, जिसमें बड़े बड़े कमाल किस्म के लोग, जैसे इमाम मुस्लिम जैसे लोगों की ट्रेडिशन वहाँ से रही। चिश्ती नेशापुर से जहाँ पर पहुँचे, कौन कौन से लोग थे जो ईरान में और इस इलाकों से बर सगीर पाक व हिंद में दीन की दावत लेके नहीं पहुँचे। तो उन्होंने सूफियाना कल्चर के मुकाबले के अंदर उन्होंने मौला बाकर मजलसी को वहाँ से ला के उसकी कुतब को उसको यहाँ से अमल किया और उसके मुकाबले में जो एक तशय्यो जो मुल्ला सदरा का था उसको ख़त्म कर दिया। उसकी जो कल्चर रवायात थी, उसकी जो सूफियाना रवायात थी, और ख़ुसूसन नक्शबंदी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। नक्शबंदी जो हैं वो मुसलसल जो हैं वो उन पर एक जिसे कहते हैं जुल्म का ताज़ियाना खड़ा कर दिया जाता रहा। ये तसव्वुर आहिस्ता 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 नेशन स्टेट्स ने जब बदला है तो ईरान जो है एक बहुत बड़ी बादशाह बन गई और वो उन्होंने पुराना काचार आए, काचार के बाद फिर रज़ा शाह पहलवी के बाप ने उसको दोबारा उसकी सल्तनत की बुनियाद रख दी, जिसको अमेरिकन और ब्रिटिश सपोर्ट हासिल थी, ख़ास तौर पे ब्रिटिश सपोर्ट हासिल थी। ईरान इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मशरिक़ वस्ता का तेल इसके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के पास से गुजरता था, ख़ुद भी इसके पास तेल बहुत था और एक तवील अरसा तक शाह ऑफ ईरान जो था वो वहाँ पर इस इलाके का पूरा पुलिस मैन जो था वो समझा जाता था। आयतुल्लाह खुमैनी का जो इनकलाब है वो बहुत कमाल का इनकलाब था। उसने असल में उस पूरे के पूरे उस कल्चरल पैटर्न को बदल के रख दिया जो ईरानी तहज़ीब पर इख्तफा किया करता था और जो सिया सुन्नी जो फसादात जो थे उस को अपनी बुनियाद बनाया करता था। उन्होंने एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से एक इस्लामी जिसे कहते हैं निज़ाम के क़याम की दाग बेल डाली और वो बहुत हद तक कोशिश भी करते रहे कि किसी तौर पर इसको हम आगे लेके चलें। इस दौरान उनके ऊपर सबसे अहम बात अरब और रजम की जंग को दोबारा छेड़ने के लिए सद्दाम हुसैन को उनके ऊपर मुसल्लत किया गया और 8 साल तक वहाँ पर सद्दाम हुसैन की जंग चलती रही। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के जाने के बाद और सद्दाम की अमेरिका से नाराज़गी के बाद हुआ ये कि इस सारे अरसे के अंदर 1979 में इनका इनकलाब आया है तो ईरान में अंदर एक बहुत और किस्म की सोसाइटी पैदा हो गई जो हर सोसाइटी में होता है, हर इनकलाबी सोसाइटी में होता है कि कुछ ग्रोह जो हैं वो ताकत इख्तियार कर लेते हैं। ईरान में भी एक ग्रोह पासदारान का और दूसरा ग्रोह बसीज का था जिसने ताकत इख्तियार कर ली और दूसरा ईरान के अंदर सबसे पहले वो समझते थे कि हम अपना इनकलाब जो है वो इस तरफ जो है बाहर लेके जाएंगे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में भी, सऊदी अरब में भी, कुवैत में भी, बाकी जगहों पर भी एक मजहबी इनकलाब के लिए लोगों की मदद करने की कोशिश की। लेकिन वो चूँकि वहाँ पर फ़िक्र दूसरी थी और अक्सरियत में सुन्नी फ़िक्र थी इसलिए वो ज़्यादा देर चल नहीं सकी। फिर अब उन्होंने इस खित्ते के अंदर एक ईरानी जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, ईरानी हेजेमनी और ईरानी इक़्तिदार की राह को हमवार करने की कोशिश की और यूँ ईरान का जो है वो रिश्ता अमेरिका के साथ उस्तवार हो गया क्योंकि अमेरिका भी अफ़गानिस्तान में जंग चाहता था, अमेरिका भी इराक़ के अंदर जंग चाहता था और दोनों के साथ मामला ये था कि तालिबान के साथ भी ईरान की नहीं बन रही थी और वो मशहूर फ़िक्रा जो मुल्ला उमर का था वो ईरान के बारे में था कि देखो अफ़गानिस्तान जो है ये गूंद का तालाब है, यहाँ जो भी घुसा तबाह बर्बाद हुआ। और इराक़ के अंदर भी वो समझते थे कि इराक़ के अंदर हम अपने पुराना एक तो बदला ले सकेंगे और दूसरा चूँकि इराक़ के अंदर 60% से ज़्यादा जो है वो शिया अक्सरियत मौजूद है तो हम वहाँ एक उनको इक़्तिदार में लेके आ जाएंगे।
अमेरिका के साथ उनका ये मामला अगर चला तो उन्होंने आपस में जब इस बुनियाद रखी गई इस सारे के सारे मामले की, तो उसमें असल जो बुनियाद थी वो ये थी कि उन्होंने अंडरग्राउंड मदद करना शुरू की और एक डिज़ाइन सा बना लिया गया कि ईरान को इराक और शाम के ज़रिए हम लेबनान तक एक एक्सेस देंगे और उससे होगा ये कि इज़राइल और ईरान आपस में बॉर्डर बन जाएंगे और बाकी मुसलमान जो हैं वो ईरान के साथ पर से पैकार होंगे, तो ये इसराइल के बॉर्डर के साथ मुसलमानों के शिया सुन्नी की एक लड़ाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चलना शुरू हो जाएगी। ये ट्रैप था बहुत बड़ा और इस ट्रैप में पता नहीं ईरानी आए हैं या नहीं आए, लेकिन हालात इसी तरफ लेके चले गए। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने का मकसद यही था कि वो फायर पावर जो थी वो ख़त्म कर दी जाए। उसकी फ़ौज ख़त्म हो गई, 7 लाख फ़ौज थी, उसकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई, उसके टैंक का सिस्टम तबाह कर दिया गया और ईरान को एक रास्ता मिल गया वहाँ तक जाने का और ईरान की इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ पर गवर्नमेंट्स बनने लग गई। फिर उसके मुकाबले में अमेरिका ने ईरान के मुकाबले में जब दाइश को उठाया तो फिर दाइश के मुकाबले में ईरानियों ने पूरी दुनिया से लोगों को रिक्रूट करके वहाँ पर लोग भेजना शुरू किए। ज़ैनबियून और फ़ातिमियून जो थे वो यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रिक्रूट हुए और वहाँ जाके उन्होंने लड़ना शुरू किया। और दाइश का मामला ये था कि दाइश का हिस्सा था वो एक आधा से ज़्यादा हिस्सा रक्का के इलाके में, वो शाम में भी था। तो शाम में भी इन्होंने हिज़्बुल्लाह को, जो कि वहाँ एक बैलेंसिंग फ़ोर्स बन चुकी हुई थी, उसको वहाँ से निकाला और वहाँ लेबनान में भी जो है वो हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू हो गई और तसव्वुर ये होने लग गया कि ये तो खालिसतन शिया सुन्नी लड़ाई है जिसको अंदर ये आगे लेके जाते हैं, या शिया सुन्नी ना भी हो तो ये ईरानी लड़ाई है। यहाँ पर एक मामला ऐसा पैदा हुआ कि जिस वक्त इन्होंने इराक़ के ऊपर दाइश का ख़ात्मा किया और इराक़ के अंदर उस सुन्नी ट्रायंगल के अंदर कब्ज़ा हासिल किया, तो हुआ ये कि वहाँ के जो आम लोग थे उनके अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा होनी शुरू हुई और रिजेंटमेंट ये थी कि हमारे सारे मामलात जो हैं वो तो ईरानियों के कंट्रोल में चले जा रहे हैं। और ईरान और अजम जो था, अरब का इलाका, उनके साथ हमेशा से एक ख़ास किस्म की जंग थी जो चली आ रही थी। अब वहाँ पर एक इलेक्शन इसके नाम पर, मुक्ता सदर ने इलेक्शन इस नाम पर लड़ा। मुक्ता सदर जाके सऊदी अरब से जाके मिला, वो जाके उसने कहा कि हम तो अरब हैं और हम पर तो ईरानी कल्चर भी छाना शुरू हो गया, अब हम क्या करें। इस मामले के अंदर फिर वहाँ हंगामे शुरू हुए और पहले सबसे पहले जो था कि ईरान के अंदर उनके ईरान का सफारत खाना भी जला। अगरचे कि ईरानी जो है वो प्रोपेगेंडा करते हुए निकाल के बातें करते तो हैं कि जनाब ये सब इतने लाख डॉलर उसने दिए, फलां ने दिए, ऐसा हुआ नहीं करता। हम अगर सिर्फ इस बात को मान लें तो इसका मतलब यह है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर हंगामे भी करा सकता है, जुलूस भी निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। फिर तो ईरानियन रेवोल्यूशन के पीछे जो तहरीर का जो बानी थे, तकीउद्दीन नबानी, वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के इनकलाब में कहा करते थे कि ये बेसिकली अमेरिका स्पॉन्सर्ड इनकलाब है और इस इनकलाब को अमेरिका जो है वो इराक़ और अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करेगा। अगर ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम नहीं कहते। इंडिजिनस इनकलाब था इमाम ख़ुमैनी का भी, और जो नफ़रत है ईरान के ख़िलाफ़ वो भी इंडिजिनस थी। और 2007 के ज़माने में, जिस ज़माने में मैं ईरान में पोस्टेड था, उस ज़माने में मैंने देखा कि एक आम आदमी जो था वो हमारे साथ ज़्यादा आसानी से गुफ्तगू कर लेता था आयतुल्लाह ख़ुमैनी के इनकलाब के बारे में, लेकिन अपने ईरानियों के साथ बात नहीं करते थे। वो डरते थे, खौफज़दा थे। वो कहते थे एक दफ़ा स्वैक वाली सूरत हाल वापस आ चुकी है। और ये रिप्रेशन था जिसके खिलाफ कभी कभी अहमदीनेजाद और उससे पहले ख़ातमी और अब उसके बाद नया जो प्रेसिडेंट आया है, इसके अंदर वो निकलती रहती थी। रफसंजानी के बारे में भी गुफ्तगू होती थी। बहुत एक जिसे कहते हैं वोकल और वोलेटाइल किस्म की सोसाइटी थी, जो कि टैक्सी में बैठा हुआ ड्राइवर भी आपके साथ जो है वो आपके साथ अपना दुख शेयर कर लेता था। तो मैं अक्सर समझता था कि किसी न किसी दिन ये मामला जो है ये फट पड़ा तो बहुत बुरा होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। 6 बुनियादी तौर पर उनके टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न, बड़े सैटेलाइट टेलीविज़न हैं, उनमें से एक में प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, उसको वो पूरी दुनिया को दिखाते थे, लेकिन ईरानी शहरियों को देखने की वहाँ इजाज़त नहीं होती थी। वो उनके वही टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न देखते थे जिनको काट पीट के वहाँ रखा जाता था। हम उनसे कहते थे कि पाकिस्तान में प्रेस आज़ाद है। अगर प्रेस आज़ाद है तो वहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जानी चाहिए, अनार्की फैल जानी चाहिए, हम तो नहीं देते। फिर और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ईरानी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं उलझी हुई थी। उस ज़माने में भी 2007 में पेट्रोल की राशन बंदी थी, सेमाबंदी होती थी, लेकिन लोग जो थे बड़ी सुकून इत्मीनान से उनकी बातें सुनते थे और कहते कि नहीं, चूँकि हमारी इराक वॉर ख़त्म हुई है, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, हम यहाँ इसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अब
सिर्फ एक पेट्रोल के ऊपर ये जो मामला क्यों भड़का है। पेट्रोल में मामला भड़कने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सवाल ये करते हैं और बार बार सवाल करते हैं कि मेरा पैसा तुम शाम में और मेरा पैसा तुम इराक़ में क्यों खर्च कर रहे हो, मेरे बच्चों को तुम शाम और इराक़ में क्यों मरवा रहे हो, हम शाम और इराक़ की लड़ाई के अंदर क्यों भूखे मारे जा रहे हैं, हम यमन की लड़ाई में क्यों भूखे मारे जा रहे हैं, हम बहरीन की लड़ाई में क्यों भूखे मारे जा रहे हैं। ये वो सवाल है कि जब ईरान की सोसाइटी के अंदर उठना शुरू हुआ है और इस सवाल ने उनको एक चैलेंज का सामना कर दिया है। अब बताओ, जिन लोगों के लिए हमने मार खाई, जिन लोगों के लिए हमने 12 साल लड़े, जिन लोगों के लिए हम अमेरिका के साथ बुरा भी बने, जिन लोगों की वजह से हमने सुन्नी भाइयों को भी नाराज़ किया, वो आज हमारे सफारत खानों को आग लगाते फिर रहे हैं। वो आज हमें कहते हैं तुम निकलो, हम अपना मामला खुद संभाल लेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो ईरान की मौजूदा क्राइसिस का सबसे बड़ी बुनियाद है और इस क्राइसिस की बुनियाद से आगे जो कुछ निकलने वाला है वो बहुत ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इसलिए है कि जहाँ तक अक्सर मैं कहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही, यानी अरब तबाह हो जाएगा, और आपने ये कहा कि जो कुरैश जो हैं वो पहली कौम होगी जो पहली मुझसे आके मिलेगी, तो आपने एक और हदीस है जो कि नईम बिन अब्बास ने कही कि कुरैश मुकम्मल तौर पे सफ़ा अस्सी से मिट जाएंगे, लेकिन उससे पहले फ़ारस के लोग मिटेंगे। इसका मतलब ये है कि आज भी इन लोगों को संभल जाना चाहिए। आज भी ये जो शिया सुन्नी इराक़ अजम अरब की जो लड़ाई है, ईरान और अरब की लड़ाई है, इसको ख़त्म कर लें, वरना अज़ाब का जो कोड़ा है वो उन पर मुसल्लत हो सकता है और बल्कि हो चुका है। शुक्रिया।